कहानी की शुरुआत में हमें कैरेबियन सी में एक बोट को दिखाया जाता है जहां एक फैमिली हॉलिडे एंजॉय कर रही होती है। बोट पर टॉम और उसकी वाइफ जूलियन अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन के साथ होते हैं। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है और टॉम बेन को फिशिंग सिखा रहा होता है। इसी दौरान जूलियन स्विमिंग के लिए पानी में कूदती है और धीरे धीरे बोट से काफी दूर चली जाती है। तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। वह हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कैसी म्यूजिक में बिजी होती है और टॉम को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे ही टॉम जूलियन को डूबते हुए देखता है, वो जल्दी से बोट लेकर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद सभी काफी शॉक्ड होते हैं। टॉम कहता है, मैंने पहले ही कहा था बोट से दूर मत जाना। रात को सब मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज वह 13 का हो गया है। उसे सभी लोग गिफ्ट्स देते हैं और एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है। एडम पूछता है ट्रिप कैसी चल रही है। कैसी कहती है कि वो बोर हो रही है। एडम बताता है कि वहाँ वेदर बहुत खराब हो गया है, लेकिन अचानक नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। कैसी ये बात अपने डैड को बताती है। तभी पानी में कुछ मूवमेंट होता है और ये लोग नोटिस करते हैं कि बोट के चारों तरफ व्हेल्स हैं। टॉम कहता है शायद तूफान आने वाला है। तभी एक बड़ी व्हेल बोट से टकरा जाती है। टॉम पानी में उतरकर चेक करता है कि बोट को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद जब वह ऊपर आता है तो उसके शोल्डर पर इंजरी होती है। जूलियन पूछती है क्या हुआ नीचे। टॉम कहता है पता नहीं, जब पीछे मुड़ा तो चोट लग गई। लेकिन इससे भी बुरी न्यूज ये है कि बोट डैमेज हो चुकी है और उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अब उन्हें मदद की जरूरत थी। इसके बाद केसी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था। उधर जूलियन भी रेडियो से सिग्नल भेजने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ये देखकर टॉम बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को यहाँ से वापस घर कैसे ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वे सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि आसमान से कोई चीज नीचे गिर रही है। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या है, इसलिए वे सभी बोट पर जाकर देखते हैं। टॉम किसी भी तरह बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैटेलाइट उनके बोट के पास गिरता है। वे सभी मुश्किल से बच पाते हैं। अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। टॉम सभी को अंदर चलने के लिए कहता है और सभी को जैकेट देता है, लेकिन तभी सभी के सिर घूमने लगते हैं और वे बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब सभी को होश आता है तो वे सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनकी बोट पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। टॉम जब ऊपर जाकर देखता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि समुंदर का सारा पानी गायब हो चुका था और वे अब एक बहुत बड़े डेजर्ट में फंसे हुए थे। टॉम मैप और कंपास की मदद से इस घटना को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि पृथ्वी की दिशा बदल चुकी है। नॉर्थ पोल अब साउथ बन चुका है और साउथ पोल नॉर्थ। इसी वजह से समुंदर का पानी सूख गया है और बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। अब वे सभी डेजर्ट में फंसे हुए थे। जूलियन सारा खाना इकट्ठा करने लगती है और टॉम रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर बेन पहाड़ों पर जाकर एक बलून बांधकर हवा में छोड़ देता है ताकि कोई आसपास हो तो उन्हें देख सके। कुछ देर बाद टॉम को रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है। एक आदमी कहता है मेरा नाम नोव है और मैं एक सबमरीन का कैप्टन हूँ। टॉम कहता है हमें आपकी मदद चाहिए। कैप्टन कहता है मैं भी यहाँ फंसा हुआ हूँ। टॉम पूछता है ये सब कैसे हुआ। कैप्टन जवाब देता है ये सब पोल बदलने के कारण हुआ है। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार पोल को अपनी असली जगह पर वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा, इसलिए जितनी ऊंचाई तक जा सकते हो वहां पहुंच जाओ। ये सुनकर टॉम को थोड़ी घबराहट होती है। वह पूछता है आपकी सबमरीन में कितने लोगों की जगह है। कैप्टन कहता है मेरा एक साथी मारा गया है, अब मेरी सबमरीन में 3 लोगों की जगह है। टॉम कहता है ठीक है, हमें अपनी लोकेशन भेजिए ताकि हम आपकी सबमरीन तक पहुंच सकें। इसके बाद कैप्टन उन्हें अपनी लोकेशन दे देता है। टॉम कैलकुलेशन करता है और पता चलता है कि उन्हें वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। इसके बाद टॉम जूलियन से कहता है हम कल सुबह निकलेंगे। केसी के साथ मिलकर सारा सामान पैक कर लो। अगली सुबह टॉम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके साथ एक कुत्ता भी था। टॉम बोट से नीचे उतरकर पानी लेकर उसकी ओर बढ़ता है। जब वह आदमी पानी पीता है तो पूरा पानी एक ही बार में खत्म कर देता है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह उस पर हमला कर देता है और कुछ ही समय में टॉम की जान ले लेता है। यह देखकर जूलियन चिल्लाने लगती है। जैसे ही वह आदमी उसकी ओर बढ़ता है, जूलियन तुरंत बोट के अंदर चली जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को एक बॉक्स में छिपा देती है और केसी को फ्लेयर गन दे देती है। फिर खुद एक कमरे में छिप जाती है। वो आदमी अंदर आता है और जैसे ही उसकी नजर खाने पर पड़ती है, वह जानवर की तरह सारा खाना खा जाता है। उधर जूलियन बोट से नीचे कूदती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उस पर हमला कर देता है। जूलियन खुद को बचाने के लिए चाकू से कुत्ते को मार देती है और फिर वापस बोट पर चढ़कर अंदर जाती है।
लेकिन तभी वह आदमी उस पर हमला कर देता है। जूलियन पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। उसी समय केसी पीछे से फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देती है। इस हमले के कारण बोट में आग लग जाती है, लेकिन किसी तरह जूलियन अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। सभी लोग टॉम की मौत से दुखी होते हैं, लेकिन तभी जूलियन देखती है कि वह आदमी अब भी उनकी ओर बढ़ रहा है। वह अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है और उसी वक्त बोट में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अब ये लोग एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। वहां बेन खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। जूलियन उसे समझाती है कि यह उसकी वजह से नहीं हुआ। तभी फिर वह आदमी पीछे से आता दिखाई देता है और सभी लोग फिर से भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें एक प्लेन नजर आता है। वहां जाकर वे देखते हैं कि कोई नहीं है और अब अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए जूलियन बच्चों को लेकर प्लेन के अंदर चली जाती है और वहीं सब रात बिताते हैं। आधी रात को केसी टॉयलेट के लिए बाहर जाती है। तभी वह आदमी फिर से आ जाता है और केसी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जूलियन पीछे से चाकू से उस पर हमला कर देती है। वह लगातार वार करती है, जिससे वह आदमी मारा जाता है। ये देखकर जूलियन को थोड़ी राहत महसूस होती है। अगली सुबह जैसे ही सभी बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर काफी गहरे जख्म हैं। ये देखकर सभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बेन को पानी दिखाई देता है। वो बहुत प्यासा होता है और पानी पीने लगता है, लेकिन जूलियन और केसी उसे रोक लेती हैं, क्योंकि वो पानी साफ नहीं था और उसे बीमार कर सकता था। अब ये लोग धूप से बचने के लिए पास में पड़ी कुछ कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। कुछ समय बाद जूलियन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो महसूस करती है कि कोई चीज बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। जूलियन तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक कंटेनर के पास से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। जब वे लोग जूलियन और बच्चों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो डर कर कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विशाल केकड़े उनका पीछा कर रहे होते हैं। जूलियन, केसी और बेन कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे छिपे हुए सभी लोगों पर केकड़े हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में वे सभी मारे जाते हैं। अगली सुबह जूलियन और बाकी लोग कंटेनर के पास से एक गन, कुछ बुलेट्स और पीने का साफ पानी ले लेते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। जूलियन उससे सबमरीन के कैप्टन से संपर्क करती है। कैप्टन पूछता है, तुम लोग कहाँ हो? जूलियन कहती है, हम रास्ता भटक गए हैं और हमारा मैप भी खो गया है, इसलिए हमें सही लोकेशन नहीं पता। कैप्टन कहता है, मुझ पर भी उन केकड़ों ने अटैक किया था और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें जल्द ही यहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि समंदर कुछ ही घंटों में वापस आने वाला है। इसके बाद कैप्टन फ्लेयर गन फायर करता है, जिसे बेन देख लेता है और उन्हें सबमरीन की लोकेशन पता चल जाती है। सभी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई गहरी खाइयों को पार करना होगा। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ऊपर से अचानक पत्थर गिरने लगते हैं। जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी तरफ धक्का दे देती है और खुद दूसरी तरफ फंस जाती है। जूलियन चिल्लाकर कहती है, तुम बेन को लेकर सबमरीन की तरफ जाओ, मैं पीछे से आने की कोशिश करूंगी। लेकिन बच्चे मना करते हैं, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जूलियन के बार बार कहने पर केसी अपने भाई को लेकर सबमरीन की तरफ निकल जाती है। जब वो सबमरीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें कैप्टन मिलता है, जो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। कैप्टन कहता है, लगता है मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम 3 लोग जा सकते हो। ये सुनते ही केसी तुरंत अपनी मॉम के पास भागती है। उस वक्त जूलियन खुद को उन केकड़ों से बचा रही होती है। केसी अपना हाथ बढ़ाकर अपनी मॉम को बचा लेती है। फिर दोनों सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें समंदर की एक बड़ी लहर दिखाई देती है, यानी अब समंदर वापस आ रहा था। सभी लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं और जैसे ही पानी सबमरीन से टकराता है, सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो जूलियन देखती है कि सब कुछ शांत हो चुका है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनके सामने एक शहर होता है जो तूफान की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सभी लोग जिंदा होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।